नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इससे पहले की कक्षाओं में हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था, उनके योग तथा व्यकलन के गुणधर्मों के बारे में कई सारी बातें थी जो हमने सीखी थी। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के गुणन। गुणन का मतलब गुणा संक्रिया से। देखो, इसके कई सारे गुणधर्म हैं जिसको हमें समझना है और इसी पर आधारित जो हमारी अगली प्रश्नावली होगी 1.3 वो होगी। ठीक है, तो इसको चलो समझते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक व एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, यानी कि क्या होगा जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर a धनात्मक है यानी a प्लस का है और b माइनस का है। इसको जब हम गुणा करेंगे, या फिर ऐसे लिख लो a माइनस का हो और b प्लस का हो, तो इसका जब गुणा करेंगे तो पहले a और b को गुणा कर लो, फिर उसके आगे जो माइनस का चिन्ह वो लगा दो। जैसे जब हम इस 4 को -3 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो आपको एक बात सिखाई थी मैंने कि दो जो चिन्ह होते हैं ऑपरेशन के, ऑपरेशन यानी संक्रिया के, कि गुणा भाग प्लस माइनस तीनों साथ दो साथ नहीं आते। तो गुणा को माइनस से अलग करने के लिए हमने किसका चिन्ह लगा दिया, इस कोष्ठक का लगा दिया। चलो ये बात तो समझ में आ गई। आगे देखते हैं। 4 को 3 से गुणा कर लो -3 से, या -4 को 3 से गुणा कर लो, परिणाम क्या आएगा। पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, ये गुणा कर लिया हमने, फिर जो माइनस का चिन्ह है उसको बाहर लिख दो, तो परिणाम क्या आया, -12। जैसे 4 3 12, माइनस का चिन्ह बाहर लगा दिया। यहाँ से क्या किया, 4 3 12, माइनस का चिन्ह बाहर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखिए 12 को -1 से गुणा कर लो, चाहे -1 को 12 से गुणा कर लो, परिणाम क्या आ रहा है, 12 × 1 और माइनस का चिन्ह बाहर है, तो ये क्या आ गया, -12। आगे बात समझ में कि जब एक प्लस और एक माइनस को गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्या हो जब दोनों पूर्णांक हो वो ऋणात्मक हो, यानी कि -a गुणा -b, तो परिणाम क्या आएगा, a गुणा b, और आगे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए जब हम -4 को -3 से गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, पहले 4 को 3 से गुणा कर लो, 4 3 12, और माइनस और माइनस चिन्ह गुणा होकर क्या बनेंगे, प्लस के, तो जो परिणाम आया वो क्या आया, -12। अब दूसरा देखो, क्या होगा जब हम -5 को -4 से गुणा करें। तो आप कहोगे कि सर देखो, हमने पहले 5 को 4 से गुणा किया तो क्या आया, 5 चौक 20। ठीक है, फिर हमने इस माइनस वाले चिन्ह को इस माइनस वाले चिन्ह से गुणा किया तो परिणाम क्या आ गया, ये आपका आ गया -20। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये देखो, अब क्या है, पहले हमने देखा एक प्लस का एक माइनस से गुणा, फिर देखा एक माइनस का दूसरे माइनस से गुणा। अब क्या देखते हैं, 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी कि पहले हमने देखा कि जब एक माइनस है और दूसरा माइनस है तो गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अब क्या होगा जब 3 माइनस एक साथ गुणा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना पता है उतना करते हैं। पहले तो देखो, जब हम इस -1 को इस -b से गुणा करते हैं तो क्या आता है परिणाम, ऊपर से देख लो, -1 का -b से गुणा किया तो परिणाम क्या आया, प्लस का ab। ठीक है, तो इस प्लस के ab को तो हमने साथ में लिख दिया, और ये जो माइनस है उसको अलग गुना से लिख दिया। ठीक है, फिर आपको पता है अगर मैं मान लो इसको एक पूरी संख्या मान लूँ तो a, इसको d मान लेते हैं। चलो इसको क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। ये मैंने मान लिया d है और ये आपका c तो है ही। अब हम इस d को -c से गुणा करोगे तो परिणाम क्या आएगा, आप कहोगे पहले इस d से गुणा कर लो अंदर, तो हमने इसको गुणा कर लिया, और बाहर किसका चिन्ह आएगा, माइनस के चिन्ह का गुणा आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो क्या होगा जब 4 माइनस संख्याओं का गुणा करते हैं, तो आप कहोगे कि पहले 2 संख्याएं उनका गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर तीसरी से गुणा करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, और फिर चौथी से गुणा करेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा। यानी कि जब सम संख्याओं में जब ऋणात्मक हो तो जो परिणाम आता है वो क्या आता है, प्लस में आता है। आगे बात समझ में नहीं आई तो अब उदाहरणों से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार होता है। ठीक है, ये उदाहरण देखो, ये उदाहरण क्या है। ठीक है, इन उदाहरणों से समझते हैं। देखो पहले जो नोट दे रखा है उस नोट को पढ़ो। ये नोट क्या कह रहा है, गुणा के लिए गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि सम है, सम का मतलब 2 4
6, 8, 10 जितने भी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो अगर सम संख्याएं है तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। और यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या विषम है, विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 इस प्रकार है, तो गुणन एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। अगर समरी में कहे तो कि जब एक ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त होगी, जब सम ऋणात्मक संख्याएं गुणा होंगी तो परिणाम क्या आएगा, धनात्मक, और एक विषम ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी तो परिणाम क्या आएगा, ऋणात्मक। अब देखो जो हमें अभी ये नियम समझाया, इसके उदाहरण भी समझ लेते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पर इसके उदाहरणों से नियमों को समझते हैं क्या है। ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पर और यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या था कि जब एक ऋणात्मक संख्या -a ओ को जब धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, यानी कि a क्रॉस b कर लो, और फिर ये जो माइनस चिन्ह है वो प्लस वाले से गुणा होकर क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, -2 को गुणा कर रहा हूँ 4 से, तो ये तो आपको पहाड़ आता ही है, इतने तो होशियार हो ही आप। तो 4 दूनी 8, आ गया 8, और फिर क्या करोगे, ये माइनस वाला इससे गुणा होकर क्या बनाएगा, माइनस का चिन्ह। आगे बात समझ में पहला। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं। वो उदाहरण क्या है उससे भी समझ में आ जाएगा आपको। वो उदाहरण ये है कि मैंने क्या किया, मैंने गुणा किया -3 को 10 से, तो क्या आएगा, 10 को 3 से गुणा करने पर आया 30, ठीक है। फिर ये माइनस वाला इसे गुणा होकर क्या बनाएगा, माइनस। ये आपका जो ए था वो समझ में आ गया। अब समझते हैं बी, कि जब दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हो तो जो परिणाम आता है वो क्या आता है, ठीक है। तो देखो ये क्या आता है, तो परिणाम क्या आएगा, ये माइनस वाला इस माइनस वाले से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो ए गुणा बी। और आपको पता है कि प्लस किसी संख्या से गुणा होता है तो हम उसे प्लस में दिखाते नहीं हैं। जैसे -4 को मैंने गुणा किया -2 से, ठीक है, तो क्या आएगा आप बताओ। आप कहोगे सर देखो 4 को 2 से गुणा किया तो क्या आया, 4 दूनी 8, और ये माइनस वाला इस माइनस वाले से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आ चुकी है। आप दूसरा बताओ कोई। तो हम देखते हैं जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है। जब एक माइनस संख्या ए ले ली, उसको गुणा करेंगे -b से, फिर जो परिणाम आएगा फिर उसको माइनस से गुणा करेंगे और माइनस का c से। देखें मैंने आपको एक सवाल दे दिया, -2 गुणा -3 गुणा -4, ठीक है, और मैंने कहा कि आप इसको हल कीजिए। तो आप कैसे करोगे, आप करोगे कि देखो सर पहले इसको इसे गुणा किया, 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह गुणा होकर क्या बना लेगा, प्लस का 6, ठीक है। आगे बात समझ में सर। फिर आप इसको यहाँ पे गुणा का गुणा लिख लो, आगे फिर अगली जो संख्या है उसको वापस उतार लो, -4 का -4। इतना तो सर आपको समझ में आता ही है। तो मैं कहूँगा हाँ आता है भाई, आगे बताओ। फिर आप कहोगे सर देखो 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौका 24, ठीक है। फिर ये प्लस वाला इस माइनस वाले से गुणा होकर क्या बनाएगा, आप कहोगे कि जब माइनस को प्लस से गुणा करो चाहे प्लस को माइनस से गुणा करो, ये इसकी एक डंडी लेकर भाग जाएगा, बचेगा क्या, -24। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये 3 क्या है, गुणा में 3 है ना, 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस, यानी विषम है। क्या है, विषम। और विषम संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक परिणाम आएगा, ऋणात्मक परिणाम आएगा। ये बात आपको क्या हो गई है, समझ में आ गई है। चलो इससे संबंधित अब क्या करते हैं, कुछ और गुण धर्म देखते हैं, ठीक है। चलो गुणा के कुछ और गुण धर्म देखते हैं। तो पहला गुण धर्म क्या है, गुणा के अंतर्गत संवर्त। ये संवर्त तो आपको पहले भी समझ में आया होगा जब मैंने योग यानी कि प्लस के लिए संवर्त गुण को समझाया था। तो उसमें क्या था, देखो समझो, सभी पूर्णांक a तथा b के लिए a गुणा b भी क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे यहीं पे छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। क्या एक पूर्णांक है तो आप कहोगे है सर, 2 पूर्णांक है आप कहोगे है सर, इनको गुणा करो तो क्या आएगा, 2 गुनी 2, 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 2। तो मैं पूछूंगा 2 पूर्णांक है तो आप कहोगे है सर 2 पूर्णांक। तो फिर इस गुण को क्या कहेंगे हम, गुणन के अंतर्गत संवर्त, यानी कि a तथा b का गुणा होगा वो भी क्या होना चाहिए, एक
पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर वो पूर्णांक है तो इसे हम कहेंगे गुणन के अंतर्गत समवर्त। अब इसका क्या फ़ायदा है और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे वो हम आगे जब इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे ना तब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। आगे को देखते हैं। देखो अगला गुण कौन सा है, गुणा के लिए क्रम विनिमय। ये अच्छा गुण, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए a तथा b पूर्णांक है तो वो क्रम विनिमय होंगे। कब, जब a गुना b बराबर होने चाहिए किसके, b गुना a के। जैसे आप 4 गुना 3 करो, क्या आएगा, 4 3 12। फिर 3 को 4 से गुना करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 3 12। यानी कि चाहे 4 को 3 से गुना कर लो चाहे 3 को 4 से, परिणाम क्या आ रहा है आपका, 12 का 12 आ रहा है। तो संख्याओं के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं हम, क्रम विनिमय। और वो भी किस संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए हम क्या कहते हैं इसको, क्रम विनिमय। आगे बात समझ में, तो आप कहोगे सर हाँ आ चुकी है, आगे बताइए। तो आगे देखते हैं। देखो शून्य से गुणन, ये अच्छा, सबसे अच्छा गुण है। शून्य क्या है कि बहुत ही दादागिरी वाला आदमी है। वो क्या कहता है, मैं ऐसा हूँ, मुझसे जो भी टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा। क्या कह रहा है, मैं ऐसा हूँ जो भी मुझसे टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा। जैसे ए को 0 से गुणा किया, चाहे 0 को ए से गुणा करो, परिणाम क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। जैसे मैं चाहे ए को 0 से गुणा करूँ, चाहे 0 को 1 से, परिणाम क्या आएगा, 0 ही। अब चाहे 0 को माइनस संख्या से गुणा कर लो, प्लस से कर लो, किसी से भी करके देख लो, परिणाम क्या आना है, 0 ही आना है। जैसे आपके सामने एक बड़ा सा सवाल बनाता हूँ, आप करके देखो, देखिए कर पाते हो या नहीं, है ना। तो आपके सामने जो बड़ा सा सवाल है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप ध्यान से देखना। मैंने सवाल को ये से स्टार्ट बना दिया, ठीक है। सवाल क्या है, -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -7। चलो और बड़ा बनाते हैं, -7 प्लस नहीं, यहाँ पर भी गुणा 8 और लास्ट में गुणा में मैंने लिख दिया क्या, 0। अब मैं कहूँगा कि आप इसका परिणाम बताओ। तो आप यहाँ से अगर गुणा करने बैठोगे तो सर माइनस और माइनस प्लस, फिर आप कहोगे 3 दूनी 6 और फिर आगे माइनस का 4 लिख दोगे, फिर आगे करोगे, देखो 5 और 20, इसको गुणा किया तो 20 आ गया। इतना नहीं करना, आपको देखना है कि यहाँ पर संख्या क्या है, 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, परिणाम क्या आएगा, आखिर में आपका 0 से गुणा करने पर परिणाम क्या आया, 0। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, अंत में परिणाम क्या आना है, आपका 0 ही आना है। आ गई बात समझ में। तो आगे के जो उदाहरण है उनको देखते हैं। देखो अब आपको गुण है, जो अगला गुण है वो कौन सा है, गुणात्मक तत्समक। तत्समक मैंने क्या बताया था कि जब किसी पूर्णांक a के लिए पूर्णांक b तत्समक अवयव कहलाता है, यदि क्या कि ये जो a है इसके लिए गुणा संक्रिया के लिए जो b है वो तत्समक कहलाएगा। कब, जब a को b से गुणा करेंगे ना तो वापस परिणाम क्या आना चाहिए, a ही आना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि जो b है वो क्या है, a का तत्समक है। जैसे अगर कैसे बताऊं मैं आपको, चलो ऐसे समझो कि हैंडपम्प किसे कहेंगे, तो हैंडपम्प क्या होगा कि जब आप या आप हो, जब हैंडपम्प को हिलाओगे तो परिणाम क्या आना चाहिए, पानी आना चाहिए। ये तो बड़ा ही वाहियात हो गया, चलो छोड़ो, आगे समझो कि गुणात्मक क्या होगा कि जब 4 को हम किस संख्या से गुणा करें कि वापस 4 ही आना चाहिए। तो क्या होगा, आप कहोगे सर गुणा के लिए तो मैंने एक ही संख्या देखी है, एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वापस परिणाम क्या आएगा, वही संख्या आएगी, ठीक है। तो इसके हम क्या सेंटेंस में क्या कहेंगे, गुणा के लिए एक तत्समक अवयव क्या है आपका, 1, और योग के लिए भी क्या है, 0। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये 0 किसके लिए है, ये है आपका योग के लिए। योग का मतलब किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो वापस परिणाम 0 वही संख्या आएगी। कब, जब 0 जोड़ोगे, लेकिन गुणा मत कर देना, गुणा करने पर तो वो 0 ही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला गुण कौन सा है, साहचर्य का। जैसे जब 3 पूर्णांक दे रखे हैं a, b और c और इनका गुणा करना है तो क्या हो सकता है। देखो a है, इसको हम क्या कर रहे हैं, b गुणा c कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, a गुणा b और फिर c, यानी कि पहले 2 को साथ, इन दोनों को साथ में ले लो
और फिर क्या करना है, इन दोनों को साथ में ले लो, लेकिन परिणाम क्या आना है, हमेशा समान ही आना है। जैसे मैंने 3 संख्याएं ली, 2, 3 और 4। पहले मैंने क्या किया, 2 को बाहर रखा और 3 और 4 को गुणा किया, तो परिणाम क्या आया, देखो 4 3 12। 12 को 2 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं। मैंने पहले 2 और 3 को गुणा किया तो परिणाम क्या आया, 6, और 4 को क्या रखा बाहर। अब इस 4 को गुणा किया तो क्या आया, 6 चौका 24। आई बात समझ में। तो संख्याओं के इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को हम कहते हैं साहचर्य। कि चाहे पहले 2 को ले लो चाहे बाद में 1 को ले लो, इस गुण को हम क्या कहेंगे, साहचर्य का गुणधर्म। देखो अब तक जो हमने गुणधर्म देखे उनको एक बार वापस देख लेते हैं। संवर्त का मतलब क्या होता है कि जब 2 पूर्णांक संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो भी क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या। और क्रम विनिमय का मतलब क्या है, क्रम को चाहे आप उल्टा सीधा कर दो, परिणाम गुणा करने पर क्या आएगा, वही आएगा। और शून्य से गुणन का नियम क्या है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा कर दो, परिणाम क्या आएगा, वापिस शून्य ही आएगा। और चौथा कौन सा है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी से भी गुणा कर लो वापस क्या आएगी, वही संख्या आएगी। और साहचर्य का मतलब क्या है कि पहले कोई सी भी 2 संख्या ले लो, फिर उस तीसरी से गुणा कर लो, चाहे तीसरी और दूसरी को लेकर पहली से गुणा कर लो, परिणाम क्या आएगा, हमेशा समान ही आएगा। ये आगे आपके जो 4 गुण थे वो समझ लिए आपने। अब जो अगला गुण है वो देखते हैं, वो कौन सा है, वितरण का गुण। ये अच्छा गुण है सबसे। कौन सा गुण है, वितरण का गुण। इसको समझते हैं ढंग से। देखिए ये क्या है कि देखो हमने 3 पूर्णांक लेने, ए बी और सी। 3 पूर्णांक है तो इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को हम कहते हैं वितरण। यानी कि पहले बी और सी को जोड़ लो और फिर ए से गुणा कर लो, या फिर क्या कर लो, ए और बी को गुणा कर लो और फिर जो बीच में योग का चिन्ह लगा दो और फिर किसको कर लो, ए और सी को। तो क्या आएगा, परिणाम समान ही आएगा। यही माइनस में है कि चाहे आप बी में से सी घटाकर ए से गुणा कर लो, चाहे ए को पहले बी से गुणा करो फिर माइनस कर लो किसको, ए और सी को, परिणाम क्या आएगा, हमेशा समान ही आएगा। चलो इसको ढंग से समझते हैं। ये आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण को रहने दो, आप समझो इससे। देखो मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ सर हम तो समझ रहे हैं, आप तो समझाओ। चलो ठीक है, समझो फिर। देखो यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ 2 नंबर, ठीक है। इस 2 नंबर प्रश्न को आप क्या करोगे, समझोगे। आप मुझे बताओ 4 को मैं गुणा करूँ 12 - 3 से, तो परिणाम क्या आएगा। तो आप क्या कहोगे, सर परिणाम आने के लिए मैं क्या करना है, पहले ये काम करो, आप इस 12 में से 3 को घटा लो। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा, तो आप कहोगे देखो 12 में से 2 गए और फिर बचा एक 9। 9 और 3 कितना होता है, 12। तो 4 गुणा 9, 12 में से 3 गया तो बचा 9, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। देखो 9 को फिर क्या करें, 9 चौक 36, तो परिणाम क्या आया, 36। अब इसको तो भूल जाओ और मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। अब मैं क्या करता हूँ, इस 12 को 4 से गुणा करता हूँ, 4 गुणा 12 माइनस 4 गुणा 3। आप कहोगे सर ये क्या किया आपने, एक तो इतना सरल सवाल था उसको आपने इतना हार्ड बना दिया। अब आपको कहोगे कि सर हमें तो 12 का पहाड़ा आता ही नहीं है, मुझे भी नहीं आता। फिर भी एक बार कर लो, देखें 4 दूनी 8 और 4 को 1 से गुणा किया तो 4, तो 12 चौक कितना हो गया 48, यानी कि 48 माइनस 4 गुणा 3 कितना होता है, 4 3 12। अब 48 में से 12 को घटाओ, देखें 48 माइनस 12, 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3, तो परिणाम क्या आया 36। तो दोनों में से ही परिणाम तो समान ही आ रहा है ना। तो आप कहोगे सर आपने इतनी बड़ी रामायण क्यों सुनाई हमें, जबकि हमारा काम तो इससे ही हो रहा था। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, इससे ही हो रहा था, तो आप क्या करना, एक गुणा करके बताओ आप, है ना। एक सवाल है जो आप करके बताओ, वीडियो को रोकना और इसको हल करके मुझे बताना है। देखिए आप कितना जल्दी कर पाते हो, ठीक है। चलो करके बताओ, वीडियो को रोकना और इसको हल करके बताओ। चलो ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसी स्थिति हो जब आपको कुछ ऐसा सीन दिखाई दे कि ए कोई संख्या है, वो बी से भी गुणा हो रही है, फिर माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है
और फिर वही संख्या किससे हो रही है, किसी सी से गुणा हो रही है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ए बाहर लिख दिया और अंदर क्या लिख देंगे, फिर अंदर लिख देंगे हम, देखो वितरण गुण से क्या है, इसको ऐसे लिख देंगे, फिर ए को बाहर लिख दिया और फिर इसको लिखेंगे बी माइनस सी। ये कौन सा गुण हो गया, वितरण गुण। तो अब इस वितरण गुण से इसको हल करें तो कैसे करेंगे, दोनों में समान क्या है, 4, तो 4 को तो बाहर लिख दिया, फिर चिन्ह किसका है, गुणा का गुणा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर कौन है 100, तो ये 100 का 100 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का, यहाँ पर देखो 4 को तो बाहर ले गया ना, तो बचा क्या, 4 और गुणा को दोनों को बाहर ले लिया, तो दोनों में समान है, तो यहाँ पर दोनों को बाहर लिख लिया, तो यहाँ क्या बचा 100 का 100 और यहाँ क्या बचा 50, तो इसको 50 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ अब क्या बचा, 100 में से 50 गए तो कितना बचा 50, ठीक है। अब कहोगे सर 50 का तो पार्ट आता ही नहीं, तो 4 का तो आता है ना, तो 4 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, फिर 4 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 5 और 20, तो परिणाम क्या आया 200। ये हुआ जब आपको ये पता था गुणधर्म। अगर आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते, पहले 4 को 100 से गुणा करते, तो आया परिणाम क्या 400 माइनस, फिर 4 को 50 से गुणा करते हैं तो कितना आया 5 और 20 200, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, इस 400 में से 200 घटाते हैं तो फिर आपका आता 200। ये तो मैंने संख्या 0 वाली ली कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी आप क्या करोगे, जब प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न किस प्रकार आसानी से हल और हो सकते हैं, जब आपको ये गुणधर्म क्या हो, आता हो। तो देखो अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है। ये प्रश्न हल करो आप, तो क्या दे रखा है इसको हल करते हैं। देखो उदाहरण है 4 नंबर, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। समझ गया ना कि एक टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट में आपसे 15 प्रश्नों का एक टेस्ट हो रहा है, तो 15 में से जितने सही करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे 4 अंक और गलत के लिए मिलेंगे -2 अंक। अब एक बंदा है जिसका नाम है गुरप्रीत, वो क्या करता है, सभी प्रश्नों को, सॉरी लड़की है, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। इसको चलो हम क्या करते हैं, हल करते हैं, इसको हल करते हैं, चलो समझ के। देखो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी है आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए। प्रश्न में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं दी होगी जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो, या ऐसा कोई शब्द नहीं देंगे जिसके बारे में आपने अभी तक कभी सुना ही ना हो, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो देखो जो जानकारी हमें प्रश्न में दे रखी है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। जो उदाहरण दे रखा है, उदाहरण कौन सा है 4, उसमें जो जानकारी दे रखी है उसको प्रश्न से पढ़कर लिख लेते हैं। 15 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट, यानी कि कुल प्रश्न कितने दे रखे हैं, कुल प्रश्न दे रखे हैं आपके 15, ठीक है, 15 प्रश्न, और एक सही प्रश्न के कितने अंक मिलते हैं, सही प्रश्न के अंक, सही प्रश्न के अंक, सही प्रश्न करोगे तो आपको अंक मिलेंगे, एक अंक, एक क्वेश्चन के क्या अंक मिलेंगे आपको 4, कितने अंक मिले आपको 4 अंक मिले, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, आगे पढ़ो, आगे क्या दे रखा है उसमें उसको पढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि सही उत्तर के लिए तो 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए अंक कितने मिले आपको, -2 अंक। आ गई बात समझ में, आगे पढ़ो। अब क्या करती है, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 ही सही हुए। कितने सही हुए, 9। तो आप बताओ कि कुल प्रश्न तो है आपके 15 प्रश्न है, उस 15 में से सही कितने हुए, सही प्रश्न, जब कुल में से सही प्रश्न को घटा लोगे तो कितने बचेंगे, गलत प्रश्न। जब आपने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, यानी कि आपने उनको एक बार उत्तर दिया, चाहे वो सही हो या गलत, तो 15 में से सही प्रश्न कितने थे, 15 - 9 सही थे ना, तो जो गलत प्रश्न वो कितने आ गए, गलत
प्रश्न वो आ गए आपके 15 में से 9 गए तो कितने बचे? 9 और 6 15 होता है ना, तो 6 प्रश्न क्या है आपके इस गुरप्रीत के गलत है। अब अंक कितने मिलेंगे वो बताओ, देखिए अंक है ना, तो कुल अंक में अगर ऐसे लिखूं कि कुल अंक कितने प्राप्त हुए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि देखो जितने सही के मिले, सही प्रश्न के अंक प्लस गलत प्रश्न के अंक, इन दोनों का जब हम योग कर लेंगे तो कुल अंक उसके जो मिले वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो सही प्रश्न उसने कितने किए? 9, और एक प्रश्न के लिए उसे कितने अंक मिलते हैं? 4, तो 9 को 4 से गुणा कर लिया। ठीक है, फिर प्लस के चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह लगा दिया। गलत प्रश्न उसके कितने हुए? 6, और एक गलत प्रश्न के लिए उसको अंक मिलता है -2। तो देखो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो इन 9 चौक 36, फिर प्लस का चिन्ह, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और माइनस का चिन्ह आके क्या जाएगा? ये आगे आ गया। अब आप बताओ 36 ये इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस, और 12 की जगह 12। अब 36 में से 12 को घटाओ, 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2, तो उसके अंक कितने प्राप्त हुए? 24। यही बात है ना कि देखो जब आपको प्रश्न में दे रखे हैं कि उसने कुल अंक दे रखे हैं, तो हमने कुल प्रश्न दे रखे हैं 15 में से सही कितने किए? 9, तो गलत कितने हो गए उसके? 6। अब मान लो आपको प्रश्न में ऐसा दे कि गुरप्रीत ने 6 प्रश्नों को गलत किया और पूरे प्रश्नों को हल किया, तो बताओ उसके कुल अंक प्राप्त कितने हुए? तो हम 6 गलत हो गए तो सही कितने होंगे? 9, और प्रत्येक अंक के गलत और सही के लिए वो जो अंक दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं आपको? ऊपर दे रखे हैं। तो ये आई होप आपको चौथा जो उदाहरण है वो समझ में आ गया होगा। ये कैसे लिखेंगे वो इस प्रकार है, ये आप यहाँ से देख लो कि सही उत्तर के लिए अंक कितना मिला? 4, और गलत अंक के लिए गुरप्रीत ने कितने अंक सही किए? 9, तो गुरप्रीत को सही उत्तर के लिए अंक कितने मिले? 9 चौक 36। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए अंक कितना है? -2, और गलत उत्तर की संख्या कितनी है? 15 पूरे अंक है, 15 में से 9 सही है, तो गलत कितने हो गए? 6, तो गलत उत्तर के लिए अंक कितने हो गए? 6 गुणा -2 बराबर -12। अब गुरप्रीत को प्राप्त कुल अंक कितने हो गए? तो आप कहोगे 36 प्लस -12, तो हल जो उत्तर आए वो आपके क्या है? 24। हाँ दोस्तों, मैं एक बात और जो आपको बतानी थी वो बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि जो ये बातें मैंने सारी पढ़ाई है और वो आप सबको नोट्स के रूप में या जो लिखा है मैंने वो PDF के रूप में प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल है वो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या इसी नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से उसकी क्या दे रखी है? टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। तो उसमें आप क्या कर लेना, एक बार ज़रूर देख लेना कि ये अगर आप इस नोट्स से पढ़ना चाहो, क्योंकि किताब में तो बहुत सारी बातें दे रखी हैं, लेकिन इसमें मैंने वही लिखी है जो आपको समझ में आ जाए और जो आपके लिए काम की हो। चलो अगला उदाहरण देख लेते हैं, वो क्या है? चलो ये आपका अगला उदाहरण है, वो देखते हैं क्या है। पूरा अगला उदाहरण है वो देख लेते हैं। ये आपका अगला उदाहरण आ चुका है। चलो देखो, मान लीजिए कि हम पृथ्वी के ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं तथा पृथ्वी के नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। एक उठापतक, ये क्या हो गया भाई? उठापटक मतलब एलिवेटर, किसी खान कुपक का मतलब हो गया कुआं जैसी खान में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाती है, तो 1 घंटे बाद उसकी स्थिति क्या होगी? ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आप देख लेना। देखो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर तो आपको आता ही है, समझदार तो हो ही इतने। एक उठापतक किसी खान कुपक में 5 मीटर प्रति दर से नीचे जाता है। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यह आपकी सतह होगी, चलो दिखाई नहीं दे रही होगी, हाँ यहाँ देखो, ये एक आपकी क्या है? सतह है। ये क्या है? सतह। यहाँ से क्या लगा हुआ है? एक एलिवेटर लगा हुआ
एलिवेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जो यहाँ से रस्सी के माध्यम से या किसी माध्यम से यहाँ पर सामान पहुँचा रही है। ठीक है, ये रस्सी जो नीचे आ रही है ना, ये नीचे की तरफ आ रही है, वो किस गति से आ रही है, 5 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी आएगी, 1 मिनट में आएगी ये 5 मीटर। कितनी मीटर आई, 5 मीटर आई, कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 45 मिनट बाद कितनी आएगी, तो 1 मिनट में कितनी आई, 5 मीटर, तो 45 मिनट में कितनी आएगी, 45 मिनट में, है ना। तो 45 मिनट में कितनी आएगी, 45 गुना 5, तो इसे गुणा कर लो, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 का 5 हासिल लागी 2, और 5 और 20 और 2 22, यह आ गए आपके 225 मीटर। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको कहे कि आपको पेन लेकर आना, और एक पेन का रुपये कितना है, 5 रुपये, तो बताओ 45 पेन के कितने रुपए होंगे, तो आप क्या करोगे कि जो 45 है उसको क्या करोगे, 5 से गुणा, तो ये आपका आ गया 225 मीटर। कि एक एलिवेटर है वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ किस रफ्तार से आ रहा है, 5 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से। इसको मैं कहूँगा कि वो 1 मिनट में 5 मीटर चलता है, तो 45 मिनट में कितना चलेगा, 45 गुना 5 यानी कि 225 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अपना और अपना को ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।